शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। केंद्रीय कैबिनेट ने रेलवे और वाइब्रेंट विलेजेस को लेकर बड़े फैसले सुनाए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है और जिसकी कुल लागत 18,658 करोड़ रुपए है। साथ ही रेल मंत्री ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इन 10 सालों में रेलवे के विकास के लिए बहुत बड़ा फोकस रखा है। सरकार ने 4 अलग अलग क्षेत्रों में नई रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई है और जिसका उद्देश्य न सिर्फ कनेक्टिविटी को बढ़ाना है बल्कि आर्थिक विकास और रोजगार को रफ्तार भी देना है। इसके अलावा वाइब्रेंट विलेज को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की और आपको बताते हैं कि कैबिनेट द्वारा जो अहम फैसले लिए गए हैं वो क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिनकी कुल लागत लगभग 18,658 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 15 जिलों को कवर करने वाली ये 4 परियोजनाएं रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 1247 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी और इन परियोजनाओं में ओडिशा में संबलपुर जरापदा तीसरी और चौथी लाइन, ओडिशा में झारसुगुड़ा सासोन तीसरी और चौथी लाइन, छत्तीसगढ़ में खरसिया नया रायपुर परमलकसा 5वीं और 6वीं लाइन और महाराष्ट्र में गोंदिया बल्हार शाह लाइन का दोहरीकरण शामिल है। सबसे बड़ा सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में खरसिया नया रायपुर परमलकसा, बेसिकली करीब करीब पूरे स्टेट को कवर करता हुआ ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ी डिमांड आती है नई पैसेंजर सर्विसेज के लिए। मेल, एक्सप्रेस, वंदे भारत वगैरह के लिए जो डिमांड आती है वो डिमांड इस नए प्रोजेक्ट से रूट का कंजेशन प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाएगा। 8,741 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। सेकंड प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, गोंदिया बल्लार शाह प्रोजेक्ट की रेलवे लाइन की डबलिंग। ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 240 किलोमीटर्स का 4,819 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। थर्ड प्रोजेक्ट उड़ीसा में है, 3rd and 4th रेलवे लाइन बिटवीन तालचेर अनुगुल एरिया एंड संबलपुर। ये स्टेशन का नाम जोरोपड़ा है। इस प्रोजेक्ट में भी बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जाएगा, 3,917 करोड़। फोर्थ प्रोजेक्ट पे आता हूँ, ये भी उड़ीसा में है और ये संबलपुर से झारसुगुड़ा 35 किलोमीटर रूट लेंथ है, 87 किलोमीटर ट्रैक लेंथ है। और वहीं कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं यात्रा सुविधा में सुधार लाएंगी, लॉजिस्टिक लागत व तेल आयात को कम करेंगी और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाएंगी। ये 4 प्रोजेक्ट अकेले 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 95 करोड़ लीटर डीजल बचाते हैं, 477 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड बचाते हैं और 7,575 करोड़ के बराबर का जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था, उस मतलब डीजल पे जो एक्सपेंडिचर होता देश के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बचता है इससे। और दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 19 करोड़ ट्रीज। 19 करोड़ ट्रीज प्लांट करते, उससे जितना हमको एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता वो बेनिफिट इन 4 प्रोजेक्ट अलोन से मिलेगा। That's why it's so very important to make this investment so that we can really give a cleaner country, cleaner environment to our next generations. ये इसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। और वहीं कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 से 2028 से 29 के लिए 6,839 करोड़ की लागत से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है। 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से
और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के, और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरियाज, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। तो बात चाहे रेलवे की हो और इसके अलावा वाइब्रेंट विलेजेस को लेकर हो, तमाम बड़े और नीतिगत फैसले यहां से लिए गए हैं और साफ तौर पर इनसे आने वाले समय में एक बड़े बदलाव की जो बड़ी तस्वीर है वो निकलकर सामने आएगी। आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ दिलीप कुमार जी जुड़ रहे हैं जो कि कार्यकारी निदेशक हैं सूचना एवं प्रचार रेलवे बोर्ड से। सर आपका बहुत स्वागत। और उसी के साथ हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिलीप जी आप ही का रुख करूंगा और आपसे सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि रेलवे को लेकर हमने देखा है कि पहले से कायाकल्प के तमाम मॉडल्स पेश किए गए हैं। इस बैठक के बाद, इस कैबिनेट की बैठक के बाद तमाम बड़े निर्णय लिए गए हैं। कैसे इससे बड़े बदलाव की तस्वीर निकलकर सामने आएगी? देखिए, भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, असम से लेकर के गुजरात तक, कच्छ तक आप देखें तो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने और देश की लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने में भारतीय रेल की भूमिका जो है वह हमेशा अहम रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इधर फोकस जो है वो है कि देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को हम लोग और मजबूती प्रदान करें और तेज़ी से हम ऐसा विकास करें कि जो कनेक्टिविटी की जो समस्या है अपने देश में उसका समाधान हो सके। इसी के लिए भारतीय रेल द्वारा उन सारे सेक्शंस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर कि गाड़ियां कुछ देर के लिए रुकती हैं या जहां पर कंजेशन रहने के चलते हम लोग नई गाड़ियों का परिचालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सारे आइडेंटिफाइड एरिया में से आज 4 एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े फैसले लिए गए हैं और इससे 3 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों को तो लाभ होगा ही, पूरे देश को फायदा होगा क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो देश के महत्वपूर्ण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो विशेष कॉरिडोर है उनसे जुड़े हुए ये प्रोजेक्ट हैं और इससे फ्रेट सेगमेंट को भी लाभ होगा और साथ ही नई बड़ी संख्या में हमें पैसेंजर गाड़ियों को चलाने में भी मदद मिलेगी। साथ ही जो अभी गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी पंक्चुअलिटी के इम्प्रूवमेंट में भी इन सारे प्रोजेक्ट्स की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में 1247 किलोमीटर की जो अब बढ़त एक देखने को मिलेगी, किस तरह से इसकी पूरी रूपरेखा रखी गई है और कैसे ये कहाँ पे जो हम कनेक्टिविटी को कह रहे हैं जिसके लिए सरकार लगातार बढ़ावा देने की बात कर रही है वो इससे साफ तौर पर सिद्ध साबित होता हुआ नजर आएगा? जी, ये जो नए ट्रैक बन रहे हैं ये महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे जैसे कि आज स्वीकृति प्राप्त हुई है। और आप जानते हैं कि भारतीय रेल जो है वह न सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेस्ट साधन है बल्कि पर किलोमीटर यदि रेट की बात की जाए तो उसमें भी भारतीय रेल जो है वह सबसे बेस्ट माध्यम है। साथ ही CO2 इमिशन के मामले में भी भारतीय रेल जो है उसकी खासियत है कि हमारा CO2 इमिशन जो है या कार्बन उत्सर्जन जो है प्रति किलोमीटर सारे ट्रांसपोर्ट माध्यमों में से सबसे कम है। लॉजिस्टिक लागत में भी इसमें कमी आएगी? जी बिल्कुल। तो ये जो सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं इससे प्रति वर्ष देश में 7,575 करोड़ रुपए के डीजल की बचत होगी क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड एरिया में होंगे और 477 करोड़ पर केजी जो है पर ईयर हमारा CO2 इमिशन जो है वो कम होगा। ये जो अमाउंट है या ये जो मात्रा है जो CO2 इमिशन की यह 19 करोड़ नए पेड़ लगाने के बराबर है। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो है यह पूरे देश को मिलेगा, देश की इकोनॉमी को मिलेगा, देश के इन्वायरमेंट को मिलेगा और जिस क्षेत्र में ये सारी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं उन सबको भी इसका लाभ मिलेगा। जैसे गोंदिया बल्लार साहा रेलवे प्रोजेक्ट की यदि बात करें हम लोग तो 4,819 करोड़ की लागत से यह प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। इससे नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट की जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही विदर्भ और महाराष्ट्र रीजन के जो हमारे लोग हैं, जो देशवासी हैं और तेलंगाना के लोग हैं, इन सबको इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा होगा। और ये जो डबलिंग है ये काफ़ी महत्वपूर्ण डबलिंग है और इससे जो गाड़ियाँ इस क्षेत्र में चलती हैं, इस कनेक्टिविटी और या लाइन पर चलती हैं, उनकी पंक्चुअलिटी में भी सुधार आएगा निश्चित तौर पर। और अन्य फैसले भी इसमें लिए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज को लेकर भी क्या कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं? शैलेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वाइब्रेंट विलेज को लेकर हम देख रहे हैं एक नए प्रोग्राम की भी यहाँ पे घोषणा की गई है। अब इसको उसके दूसरे चरण की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। किस तरह से ये पूरा प्रोग्राम जो है वो लोगों को सहूलियत पहुंचाता हुआ नजर आएगा? क्या इसको लेकर बड़े जो फैसले लिए गए हैं वो क्या कहते हैं? देखिए गौरव, दर्शकों को ये समझना जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या। दरअसल जो हमारे देश के सीमावर्ती गांव हैं जिन्हें हम पहले अंतिम गांव जानते थे, मोदी सरकार ने अब उससे पहला गांव
का नाम रखा है। और ये जो हमारे गांव है ये रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। वो हमारी सुरक्षा के लिहाज से भी देखें, इस गांव में आबादी रहे और उनको तमाम सुविधाएं हों, उनके जीविकोपार्जन की ज़रूरतें वहाँ पूरी हो जाए, वहाँ तमाम गतिविधियाँ हों समग्र विकास को लेकर, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। और इसलिए पहला चरण जो शुरू किया गया था उसमें 700 गांव, अगर मैं सही अगर मतलब जो आंकड़ा याद आ रहा है वो लिए गए थे। और अब 2000 गांव लिए जाएंगे जो सीमावर्ती गांव है। हमने देखा कि बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, उनको कहा गया था कि वो उन गाँव में जाएँ और वहाँ पर रात्रि बिताएं। तो न केवल केंद्रीय मंत्री बल्कि पूरा प्रशासनिक अमला हम देखते हैं कि समय समय पर इन गाँवों में जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। और वहाँ पर क्या सुनिश्चित किया जा रहा है, कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो, सड़क हो, ब्रिज बने और वहाँ पर कुछ काम धंधे के लिए व्यवस्था हो, यानी जो छोटी छोटी जो उत्पादन गतिविधियाँ हों वो हों, जिससे कि गांव के लोग वहाँ पर हो। जो एक्स सर्विसमैन है उनको उनके गांव के निकट बसाने की भी एक योजना साथ में काम कर रही है। तो उससे हो क्या रहा है कि जो हमारे सीमावर्ती गाँव हैं वो समग्र तौर पर आर्थिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनसे पलायन रुका है, गाँव में जीविकोपार्जन के साधन बढ़े हैं, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। देखिए एक उदाहरण यहाँ पर देना चाहूँगा। पहले नियम था कि सीमा से 10 किलोमीटर तक कोई टावर नहीं लगेगा, टेलीकॉम टावर, कुछ और वजह रही होंगी या फिर पहले की कोई एक नीति रही होगी। मोदी सरकार ने उस नीति को बदला है। अब ये सुनिश्चित किया है कि सीमावर्ती इलाकों में खूब टावर लगे, तो चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे सड़क कनेक्टिविटी हो, और जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ बाकी कनेक्टिविटी दी जा रही है, जिससे कि आवाजाही आसान हो। जब आवाजाही आसान होगी तो आपूर्ति आसान होगी, वहाँ के कुछ जो उत्पाद है वो वैश्विक बाज़ारों तक पहुँचे, देश के बड़े बाज़ारों तक पहुँचे, ये भी सुनिश्चित किया गया है। तो ये पूरा कार्यक्रम है जिसके अब दूसरे चरण की शुरुआत की गई है, जिसमें 2000 गाँवों को लिया गया है। तो ये बहुत बृहद योजना है जिससे हम अपने सीमावर्ती गाँवों को मजबूत कर रहे हैं, वहाँ से लोग पलायन न करें, वहाँ जो लोग बसना चाहते हैं बसें, खासतौर पर जो पूर्व सैनिक हैं, और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी दुश्वारियाँ कम हो, उनको पीने का पानी स्वच्छ मिले, उनको सड़कें बेहतर मिले, उनको टेलीकॉम कनेक्टिविटी यानी मोबाइल कनेक्टिविटी हो, डिजिटल कनेक्टिविटी हो, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, और वहाँ पर छोटी मोटी जो फैक्ट्रियाँ जो लग सकती है या जो छोटे कृषि से जुड़े जो उत्पादन के काम हैं वो हों, और उनके उत्पाद जो खेती बाड़ी के उत्पाद हैं, जो सीमावर्ती गाँवों में आप देखें तमाम इस तरह के खेती के उत्पाद होते हैं, उनकी पहुँच बाज़ारों तक हो और उनको उसका आय का एक तरह सुनिश्चित साधन मिले। तो ये पूरी समग्र व्यवस्था के तहत वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत काम किया जा रहा है और इसके दूसरे चरण की मंजूरी दी गई। बुधवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। तो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, अपने गाँव को तो मजबूत कर ही रहे, लेकिन उन गाँवों पर सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान है जो हमारे देश की सीमा की सुरक्षा के लिए उन गाँव के लोगों का बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पहले प्रहरी निश्चित तौर पर शैलेंद्र, ये तमाम बातें जो हैं वो बहुत अहम है, क्योंकि आने वाले समय के लिए हम देख रहे हैं कि तमाम जो नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं पूरे देश का कायाकल्प हो रहा है और कोई भी एक व्यक्ति भी इसमें छूट ना जाए, इसको लेकर सरकार लगातार सुनिश्चित भी कर रही है और उनकी सुरक्षा भी लगातार बढ़ाती हुई नजर आ रही है। और ये सब कुछ देखने को मिल रहा है जो तमाम नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं उसके जरिए। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। जब विश्व चाय की बात बोलती है तो आसाम की बात आती है और हम गौरव फील करते हैं। सच में लाजवाब हमारी चाय, आसाम की चाय। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कैबिनेट के बड़े फैसले हम आपको बता रहे हैं और इसी पर चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे को लेकर और वाइब्रेंट विलेजेस को लेकर बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। कैसे ये फैसले आने वाले समय में और कायाकल्प करते हुए नजर आएंगे और बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर भी निकलती हुई सामने आएगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आप ही का रुख करूंगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, कुछ ऐसे जिले हैं, आकांक्षी जिला, जिनको कनेक्टिविटी के जरिए और ज्यादा अब सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे की
बड़ी अहम भूमिका। वहां पर किस तरह से ये काम किया जा रहा है और कैसे वहां पर कायाकल्प किया जा रहा है? आज जो परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं कैबिनेट में, उसमें से 2 परियोजनाएं उड़ीसा राज्य की है और एक छत्तीसगढ़ की है। ये जो एरिया है पहले नक्सल प्रभावित हुआ करता था, अब देश की जो विकास की धारा है उससे जो पिछड़े क्षेत्र के जो ज़िले हैं वो सब भी जुड़ रहे हैं। और सरकार की कोशिश है कि जो विलेजेस हमारे दूर थे या आकांक्षी जो ज़िले हैं उन सबको हम विकास की धारा में लाएं, और इसीलिए जो परियोजनाएं नई लाई जा रही हैं उसमें फोकस रिमोट एरियाज़ का भी है। जैसे आज एक जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है 5वीं और 6ठी लाइन का खरसिया और परमलस्ता कासा के बीच में, तो यह 8,741 करोड़ की योजना है सरकार की, जिसके तहत 5वीं और 6ठी लाइन का निर्माण किया जाना है। और आप देखें कि इसमें भारी संख्या में जो है वह रोजगार के सृजन होंगे। बेसिकली चारों प्रोजेक्ट जो आज सैंक्शन हुए हैं उसमें हमारे यहाँ आकलन है कि 3 करोड़ 80 लाख रोजगार दिवस का सृजन जो है इन परियोजनाओं को पूरा करने में होगा। तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि जो परियोजनाओं का जब निर्माण होता है तो जो रोजगार के अवसर मिलते हैं वो स्थानीय लोगों को मिलते हैं। और ये परियोजना चूँकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र में है, तो यहाँ के जो लोग हैं इनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, और साथ ही कनेक्टिविटी में जब सुविधा मिलेगी तो जो पूरे एरिया का इकोनॉमिक ग्रोथ है वह तेज होगा, उसमें नए आयाम आएंगे उसमें। और हम देखेंगे कि जो एरियाज पहले पिछड़े हुए थे तो जब एक बार कनेक्टिविटी स्थापित हो जाती है, जब रेलवे लाइन वहाँ पर अच्छे ढंग से आ जाता है, डबलिंग ट्रिपलिंग या चौथी लाइन जब आ जाती है तो नए नए फैक्ट्रियाँ भी खुलती हैं, वहाँ पर उद्योग लगते हैं, तो ये सब का लाभ जो है इन जिलों को प्राप्त होगा। बिल्कुल। दिलीप जी, जैसे नए स्टेशनों का निर्माण भी इसमें शामिल है। नए स्टेशन जब बनेंगे, जैसा आपने बताया कि रोजगार की दृष्टि से तो अहम होगा ही, कनेक्टिविटी के लिहाज से भी बहुत अहम होगा। तो जब नए स्टेशन बनेंगे तो आसपास के इलाकों को बहुत बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जब नए स्टेशनों का निर्माण होगा तो, और रेलवे लाइन का जब निर्माण होगा तो कई नए साइडिंग्स भी आएंगे, कई नए फ्रेट टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल भी बनेंगे। गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्कीम के तहत भी हम लोग नए टर्मिनल्स बनाएंगे, तो इन सब का लाभ भी स्थानीय लोगों को मिलेगा। वहाँ का जो सामान है वो भारत के दूसरे हिस्सों में, और भारत के दूसरे हिस्सों का जो माल है वो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे जो एरिया हैं जहाँ पर कि इन नई परियोजनाओं की स्वीकृति हुई है, वहाँ तक पहुँचाने में आसानी होगी। तो पूरा जो एक्सरसाइज है वो इस तरह से होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो। ऐसे में जो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे दूर इलाके भी हैं जो थोड़ा सा पहाड़ी पर होते हैं, और वहाँ पर भी तमाम तरह की चुनौतियाँ रेलवे के सामने आती हैं। क्या मेजर पॉइंट्स रहते हैं जिनमें अब बड़े बदलाव रेलवे करता जा रहा है? क्या नए नए इनोवेशंस रेलवे के जरिए किए जा रहे हैं जिससे लोगों को और ज़्यादा सहूलियत मिल सके और उनका जो ये पूरा सफ़र है वो और ज़्यादा आरामदायक बन सके? रेल यात्रियों की सुविधा के लिए आप देखें तो पिछले 1 दशक से कई आमूल-चूल बदलाव रेलवे परिचालन में लाया गया है, और पोस्ट कोविड तो हम लोगों ने कई ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिससे कि देश की जो युवा पीढ़ी है, जो देश की जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उसका प्रतिबिंब करने वाली जो पीढ़ी है वह भारतीय रेल से जुड़े। अभी सभी राज्यों में हम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन चालू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में भी कई वंदे भारत चलाए जा रहे हैं। उड़ीसा में हम लोग 8 वंदे भारत ट्रेनें चला रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है कई महत्वपूर्ण शहरों के बीच में चलाए जा रहे हैं। तो ये जो देश की जो आकांक्षाएं हैं उसका विस्तार निश्चित रूप से हो रहा है, और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए और उनको एक मॉडर्न विकसित लॉजिस्टिक सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रेल कृत संकल्पित है। और जो नई सुविधाएं हम प्रदान कर रहे हैं उसके लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो, यह भी हमारी कोशिश है कि जो नई लाइनें 3rd लाइन 4th लाइन जो सैंक्शन हो रही हैं, या जो डबलिंग सैंक्शन हुआ है गोंदिया और बल्लारशाह के बीच में, जो 5th और 6th लाइन सैंक्शन हुआ है खरसिया के पास, तो इन सब का जो लाभ है वह गाड़ियों के परिचालन पर पड़ेगा, और स्थानीय लोगों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो थ्रू ट्रेनें चलती हैं इस एरिया से, जो मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलती हैं बड़े शहरों को कनेक्ट करने के लिए, उन गाड़ियों की पंक्चुअलिटी में भी सुधार होगा। और जब नए लाइन हम बनाते हैं तो जो हमारे सेफ्टी फीचर्स हैं उसको हम लोग इन्हेंस करते हैं, जो हमारी सिग्नलिंग सिस्टम है उसको हम लोग बेहतर बनाते हैं, जो ट्रैक सर्किटिंग है उसको हम लोग नए सिरे से डिफाइन करते हैं। इन सब पर लगातार फोकस किया जाता है ताकि जो गाड़ियों की जो स्पीड है
वह हर नए सेक्शन के साथ और बढ़े और बेहतर हो। और ये जो मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं हैं, इससे कितना लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या इससे भी अगर हम देखें तो इनोवेशन की जो इंडस्ट्री है, जो साफ तौर पर हम देख रहे हैं रेलवे तमाम तरह के नए नए इनोवेशंस कर रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये परिचालन में साफ तौर पर गति देता हुआ नजर आ रहा है भारतीय रेल को? बिल्कुल, मल्टी ट्रैकिंग हो जाने के बाद एक साथ एक ही सेक्शन में कई गाड़ियों का परिचालन करना संभव हो जाएगा। जैसे खरसिया परम साका जो सेक्शन है, वहाँ पर जब 5th और 6th लाइन की सुविधा हो जाएगी तो माननीय मंत्री जी ने भी आज कहा है कि जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं उसको हम 5th और 6th लाइन पर ले लेंगे। इससे 4 लाइनों पर फ्रेट ट्रेन का ऑपरेशन होता रहेगा और 5वीं और 6ठी लाइन पर हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियों का परिचालन कर सकेंगे। इसी तरह से गोंदिया बल्लार साह की जब डबलिंग होगी तो जो हमने बताया था आपको कि नॉर्थ और सदर्न स्टेट्स के बीच में ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है और 2 जगह भी सिंगल लाइन चल रहा है। तो जब सिंगल लाइन चल रहा है तो उससे गाड़ियों की पंक्चुअलिटी प्रभावित होती है, लंबे समय के लिए क्रॉसिंग के लिए गाड़ियों को रोकना पड़ता है। तो डबलिंग हो जाने के बाद उस समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी तरह से संबलपुर जरपदा और सेसोन सुगुरा लाइन के ट्रिपलिंग और चौथी लाइन यानी कि तिहरीकरण और चौहरीकरण हो जाने के बाद फ्रेट ट्रेनों का मूवमेंट तो सुगम होगा ही, जो पैसेंजर और एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनको भी हम लोग पंक्चुअलिटी के साथ और बेहतर तरीके से चला सकने में सक्षम होंगे। ऐसे में जो एक समस्या जो पैसेंजर्स के सामने आती है वेटिंग फोरम को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, क्या उस पर भी कुछ और आगे की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है कि कम से कम ऐसे हो जहाँ पे वेटिंग पीरियड कम हो? इंफ्रास्ट्रक्चर जब मजबूत होगा तो हम लोग उसी के हिसाब से यात्रियों की डिमांड और उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हम लोग नई गाड़ियों के परिचालन का फैसला लेते हैं और निश्चित रूप से जब नई लाइनें बन जाएगी तो वहाँ पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि होगी। निश्चित तौर पर आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं और उसके बाद जब वापस लौटेंगे तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होता है। Nothing else refreshes me more than a good cup of Assam tea. It's a magical beverage. 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर कैबिनेट के जो बड़े फैसले आए हैं उससे आने वाले समय में कनेक्टिविटी को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन और क्या कुछ नया हो रहा है और साफ तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना असर इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा, इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। दिलीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि जो तमाम नई नई रूपरेखाएं रखी जा रही हैं रेलवे में, तो अब क्या कुछ यात्रियों को नया मिल रहा है और किस तरह से नई सुविधाएं जो हैं उनको यात्रियों की जो यात्रा है उसको सुलभ बनाने के लिए कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है? देखिए, बड़े सपनों को साकार करने के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और इसीलिए कैबिनेट में आप देखेंगे कि हाल के दिनों में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और जब हम बड़े फैसले लेते हैं तो बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बड़ी बड़ी संकल्पनाएं जो है वो साकार होती हैं जी। अभी इसी महीने 2 बड़ी परियोजनाएं भारतीय रेल की जो पूरी हो गई हैं उसका शुभारंभ होने वाला है। मैं सबको बता दूं, दूरदर्शन के दर्शकों को भी, कि 6 अप्रैल से पंबन ब्रिज पर रेलगाड़ियों का परिचालन प्रारंभ होगा और जो हमारा रामेश्वरम द्वीप है और श्री रामनाथ स्वामी जी का जो टेम्पल है वहाँ पर, तो वहाँ पर अब सीधे ट्रेन सेवा चालू हो जाएगी। देश ये दोनों बड़े मेजर प्रोजेक्ट जी बिल्कुल, देश के विभिन्न हिस्सों से वहाँ पर गाड़ियों का जाना संभव हो जाएगा। इससे देश के करोड़ों लोगों को लाभ होगा। जो लोग भी रामेश्वरम जाना चाहते हैं, भारत के 4 धामों में से एक धाम रामेश्वरम भी है और हमारा बहुत ही सांस्कृतिक आध्यात्मिक जुड़ाव रहा है रामेश्वरम से, धार्मिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वहाँ पर हमारी ट्रेन सेवा जो है सीधी चालू हो जाएगी और पूरे देश से इसकी कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। सांस्कृतिक पहलुओं की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि रेलवे ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। कुंभ हमने देखा और उसके बाद अभी भी हम देख रहे हैं कि कनेक्टिविटी को लेकर और जो ऐसी धरोहर है जहाँ पर साफ तौर पर एक आस्था का विषय है उसको कनेक्ट करने के लिए हम देख रहे हैं कि रेलवे द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। क्या ये नीतिगत जो प्रयास है वो लगातार आगे निरंतर और भी जारी रहेंगे? क्या इसके लिए भी कोई नया रोड मैप तैयार किया गया है रेलवे की तरफ से? पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, देशवासियों के लिए खुशखबरी की बात है कि इसी महीने माननीय प्रधानमंत्री जी कश्मीर की जो हमारी सेवा है डायरेक्ट कनेक्टिविटी की, उसको भी देश को समर्पित करने वाले हैं, डेडिकेट करने वाले हैं और उसके लिए भी तिथि निर्धारित हो गई है। जबकि कटरा से
श्रीनगर के बीच में सीधी ट्रेन सेवा प्रारंभ हो जाएगी। और ये जो सेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। टनल्स और ब्रिजेस इन सब के दृष्टि से भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर ये काम हुआ है। और ये जो सेक्शन है वहाँ पर परिचालन जो है इस महीने से चालू हो जाएगा, तो उससे देशवासियों के लिए बहुत राहत की बात होगी, क्योंकि कश्मीर जिसको कि हम लोग सभी देश का जन्नत मानते हैं या पूरे विश्व का जन्नत मानते हैं, और पर्यटन प्रेमी तथा देश से लगाव रखने वाले लोग चाहते हैं कि हम रेलवे के माध्यम से रेल मार्ग का उपयोग करते हुए कश्मीर तक जाएं, उनको यह सुविधा प्रदान हो जाएगी। इसी सेक्शन में चेनाब और अंजी नदियों पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण पुल बनाए गए हैं। टफ चैलेंज भी था रेलवे के लिए। जी बिल्कुल, काफ़ी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में 100 किलोमीटर से ज़्यादा का तो हम लोगों ने टनल्स बनाया है। यानी कि जो करीब 236 किलोमीटर का हमारा ट्रैक है, इसमें से 110 किलोमीटर ट्रेन जो है वह विभिन्न टनल से होकर के गुजरेगी, और 13-14 किलोमीटर ट्रैक जो है वो पुलों पर है। लेकिन जो चेनाब और अंजी का जो पुल है वो अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है। चेनाब ब्रिज जो है वह आप जानते हैं कि एफिल टावर से भी ज़्यादा ऊंचा, उससे ज़्यादा 35 मीटर ज़्यादा ऊंचाई का है। और यह पुल जो है पूरी दुनिया में भारतीय टेक्नोलॉजी का और भारतीय जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसका प्रतिनिधि बन करके उभरेगा, इसकी उम्मीद है। साथ ही देशवासियों के लिए खुशी की बात यह है कि अब हवाई मार्ग के साथ साथ उनको रेल मार्ग से भी श्रीनगर जाने का मौका मिलेगा, और ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वह जम्मू और श्रीनगर के बीच में स्थापित हो जाएगी निश्चित तौर पर। और ये इसके लिए साफ तौर पर ये बड़ी उपलब्धि भी है रेलवे के लिए। लगातार ऐसी जगहों तक भी रेलवे पहुंचा है जहां पर पहुंचना पहले मुमकिन नहीं था, लेकिन अब जो नीतिगत फैसले लिए जा रहे हैं उससे पहुंच पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जी, हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से यहाँ पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ कैबिनेट के बड़े फैसले में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।